Namaskar and very good morning. I, Bharti Singh Ruparil, Academic Head of Genius Day School, welcome to our Chairman, Mr. D.V. Sir. आज 78वें आजाद दिन के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रिय प्रधानाचार्य, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, शिक्षकगण, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सभी मालिकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन सबसे पहले मैं आप सबको 78वें आजाद दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सबको मेरा वंदन प्रणाम चाहिए। जैसा हमारे दोस्त छोटे दोस्त माही वेकरिया ने बताया कि यूं ही नहीं आजादी मिल गई, इसके लिए बहुत से शहीदों ने खून बहाया है। हम जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, राजगुरु को जानते हैं, सुखदेव को जानते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनकी कुर्बानी के बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और मैं बताऊंगा कि आज 78 साल के बाद भारत ने बहुत कुछ पाया है। अगर थोड़ा आपको मैं बताऊं तो हम बात करें सबसे पहले जो क्या पाया हमने। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप देखो, कहीं पाकिस्तान हो, कहीं बांग्लादेश हो, कहीं अफगानिस्तान हो, कहीं श्रीलंका हो, अब देखो एवरीवेयर अनरेस्ट इज देयर। लेकिन 7.5 दशकों में हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हो कि मैं मेरी सत्ता का हस्तांतरण नहीं करूंगा। कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, आज भारत 140 करोड़ से ज्यादा लोग, विश्व का सबसे बड़ा सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। बात करें हम उससे आगे तो शिक्षा में भारत में मॉडर्न एजुकेशन 1857 में पहले शुरू हुआ, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन। और उस टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, एक मुंबई, एक कोलकाता और एक मद्रास। ये 3 यूनिवर्सिटी 1857 में भारत में शुरू हुई। और आज भारत में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी। भारत का पहला पीएचडी मॉडर्न एजुकेशन का 1877 में पहली पीएचडी भारत में प्रदान की गई। और आज हर साल 10,000 से ज्यादा पीएचडी भारत देश प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारी शिक्षा है। हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब तो युवा हो, आपको शायद ये पता ना हो कि जब भारत आजाद हुआ तब का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। और आज देखो हमारे रोड पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोड का नेटवर्क भारत में। कहीं होता है, कोई बोलते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से कि रोड में खड्डा है कि खड्डे में रोड है, ऐसी कोई चीजें बनती है। फिर भी आप देखो कि हमारा रेल परिवहन
एयरपोर्ट्स आप देखो कितने मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं। तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे विश्व में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप बात करिए मेडिकल फील्ड की, तो आज मेडिकल फील्ड में भारत मेडिकल टूरिज्म प्रमोट करता है। बहुत से देश से लोग हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा के लिए आते हैं। आज भारत फूड सरप्लस है। जैसे बताया कि 1965 का भारत नहीं है, 1965 तक भारत है वो गेहूं की आयात करता था। आज भारत 140 करोड़ लोग होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन इंडिया, उसके बावजूद भी फूड सरप्लस है। भारत फूड का निर्यात करता है, अनाज का निर्यात करता है, गेहूं का निर्यात करता है। आज भारत पावर सरप्लस है। जब मेरा 60वां साल चल रहा है, मैं पढ़ता था तो लालटेन हुआ करते थे, शहरों में भी लालटेन हुआ करते थे, गांव में भी शहरों में भी लालटेन हुआ करते थे। आज बहुत से प्रोजेक्ट भारत को पावर प्रोजेक्ट बंद करने पड़ते। क्यों बंद करने पड़ते? क्योंकि भारत पावर सरप्लस है। कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आज भारत पूरे विश्व में पावर सरप्लस है, फूड सरप्लस है, पावर सरप्लस है। टेक्नोलॉजी आप देखो, भले टेक्नोलॉजी का आविष्कार भारत में इतना नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूसेजेस आज देखो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा यूजर्स आज पूरे वर्ल्ड में भारत में। यूट्यूब के भारत में 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। उसके बाद अमेरिका है जिसमें 19 करोड़। अब देखो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, भले उनका फायदे नुकसान दोनों है, फायदे नुकसान दोनों है। मैं एक आपको किस्सा बताऊं टेक्नोलॉजी का। 1905 में 1905 में टाटा ग्रुप ने हिंदुस्तान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने का प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया कि भारत में हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करना चाहते हैं। और उस टाइम के गवर्नर जनरल ने उसकी वो दरखास्त ठुकरा दी। क्या बता के कि ये भारत देश में टेक्नोलॉजी का यूज कोई नहीं कर सकता है। भारत में वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, भारत के लोगों में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, उसमें वो विगर नहीं है, उसमें वो एक्यूमेन नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करने का। वो कारण से 1905 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रपोजल उस समय के गवर्नर ने ठुकरा दिया। और आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व भारत की ओर देखता है टेक्नोलॉजी के लिए। कोई भी नई कंपनी, चाहे कार हो, चाहे अन्य कोई टेक्नोलॉजी हो, सबसे पहले भारत की ओर देखती है। और आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केटिंग के, कि इंडिया में ये हमारी प्रोडक्ट का मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए। तो इंडिया स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स रखती है। तो ये आज भारत, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, फूड, पावर, एजुकेशन, और ये सब है। लेकिन अगर एक चीज नहीं है तो ये सब चीज का कोई महत्व नहीं है, और वो चीज है सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा। आज यहां आप सब बैठे हो, आप किसी को भय है, किसी को डर है कि कोई आके हमारे ऊपर आक्रमण करेगा? कोई भी देश, क्योंकि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आज हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वर्ल्ड में अव्वल है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो वो मरेगा। हिंदुस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा तो मरेगा, वो मुंह की खाएगा। आज इतनी हमारी संरक्षण व्यवस्था, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है
इतनी जबरदस्त है, तो ये क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है? तो ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन जितनी इमारत ऊंची होती है उतना उसमें रिस्क ज्यादा होता है गिरने का। भारत पहले भी डेवलप कंट्री था। हम बात करें 2047 में भारत डेवलप कंट्री होगा ही, 100% होगा। आज हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, हमें वो 35 ट्रिलियन तक लेके जाना है 2047 में, और होगा, जरूर होगा। लेकिन भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, पहले भी डेवलप कंट्री था। आप समझो 1800 की साल तक भारत का जीडीपी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 25% से ज्यादा था। भारत का जीडीपी आज वो 2-3% है, लेकिन 1800 की साल तक भारत का जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% से ज्यादा था। तो भारत पहले भी डेवलप कंट्री था, उस समय के लिहाज से डेवलप कंट्री था। भारत का, अब सूरत, हम गुजराती हैं तो मैं सूरत की बात बताऊं। सूरत का बंदर, सूरत का पोर्ट, वो विश्व में सबसे ख्यातनाम था। मुंबई का पोर्ट तो बाद में आया, लेकिन सूरत का पोर्ट उस टाइम पे इतना जबरदस्त बिजनेस करता था। सूरत का पोर्ट, हमारे गुजराती में बहुत से पर्शियन वर्ड है, गुजराती में बहुत से पर्शियन वर्ड है। जैसे बटाटा, ये पर्शियन वर्ड है, बटाटा ये पर्शियन वर्ड है। पुत्र, वो पुत्र है, वो पर्शियन वर्ड है। नफोटोटो, तो नफोटोटो ये पर्शियन वर्ड है। जो अकाउंट्स के कोई होंगे या टीचर तो उसको पता होगा, नफोटोटो, नफोटोटो वो पर्शियन वर्ड है। नकी वो पर्शियन वर्ड है। बहुत से पर्शियन वर्ड है। क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे भारत इतना बिजनेस करता था वर्ल्ड में, और पूरी विश्व की संस्कृति के ऊपर भारत का एक इंपैक्ट था। एक चाइनीज हिस्टोरियन लिखते हैं कि 2000 साल तक भारत ने चाइना के ऊपर कल्चरल रूल किया, सांस्कृतिक रूल किया। क्यों? कि चाइना भारत के इन्फ्लुएंस में था 2000 साल तक, और वो भी एक भी बुलेट या एक भी टैंक के बगैर, क्योंकि भारत का सॉफ्ट पावर उतना था। तो दोस्तों ये भारत है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जैसे इमारत जितनी ऊंची जाती है उतना खतरा ज्यादा होता है। जितनी इमारत ज्यादा ऊंची होती है उतना खतरा ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि भारत पहले भी सुपर पावर था, और अगर सुपर पावर, हरिओम पवार की एक बहुत ही अच्छी कविता है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, और मैं शायद पहले भी ये बता चुका हूं कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को मोड़ा था। ये हमारा इतिहास है कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को मोड़ा था। हमने 16 बार गोरी को पकड़ के छोड़ा था। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को मोड़ा था, हमने गोरी को 16 बार पकड़ के छोड़ा था। हमने सागर की लहरों पे पत्थर तैराए थे। हमने सागर की लहरों पे पत्थर तैराए थे। हमने रावण के घर जाके पौरुष दिखलाए थे। हमने रावण के घर जाके पौरुष दिखलाए थे। हमने सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा है। हमने सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा है, और राम धनुष के आगे सागर को हटते देखा है, और राम धनुष के आगे सागर को हटते देखा है। हम इतिहास बदलने निकलते थे तो भूगोल बदल जाता था। हम इतिहास बदलने निकलते थे तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था। यह भारत का इतिहास है। लेकिन आगे क्या हरिओम पवार लिखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कर बैठे कहीं भूल भारी। लेकिन जाने अनजाने में हम कर बैठे कहीं भूल भारी, इसलिए हमने आजादी भी हारी। इसलिए हमने आजादी भी हारी। दोस्तों आज 600 साल तक भारत गुलाम रहा, 600 साल तक।
उसकी वजह क्या, और वो वजह अगर अब उसमें से हम नहीं सीखेंगे तो भारत शायद फिर से गुलाम हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे भारत वैभवशाली था, भारत प्रभावशाली था, लेकिन भारत एक नहीं था, लेकिन भारत एक नहीं था। तो इसके जो थोड़े बहुत मेरे मन में जो प्रश्न है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि क्यों भारत गुलाम हुआ और अब हमें कौन सी चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर भारत देश को हमें सुरक्षित रखना है तो हमारे देश में नेशनल कैरेक्टर हमें डेवलप करना है। पर्सनल कैरेक्टर बहुत है, हमारी शिक्षा में हम सब कुछ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, गुजराती पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं पढ़ाते। लेकिन देशभक्ति हम नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जैसे बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो आगे 10, 12, 15, 20 साल पढ़ के वो मैथमेटिशियन हो जाता है, साइंस अच्छा पढ़ता है तो साइंटिस्ट हो जाता है, लेकिन देशभक्ति तो पढ़ता नहीं है। तो वो कैसे उसके मन में जो नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र की भावना, वो कैसे वो प्रज्वलित होगी, कैसे वो प्रलिप्त होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना है, राष्ट्र भावना डेवलप करनी है। दूसरा है हमारी सीमा की सुरक्षा। देखो, कोई भी राज्य का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वो अपने सीमा की सुरक्षा की। आज अगर हम भारत में देखें तो भारत की सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन पहले जब 300 बीसी में सिकंदर भारत है, 300 बीसी में सिकंदर, उस टाइम पे चाणक्य ने सभी राजाओं को साथ में लेने की बहुत मेहनत की, चाणक्य। लेकिन बहुत से कम राजा सिकंदर को रोकने के लिए चंद्रगुप्त के साथ आए। उस टाइम पे भी वो हमारा माइंडसेट था। उसके बाद आप देखो, ये अंग्रेजों तो कितने थे भारत में, 15,000, 20,000, 25,000 की सेना लेके आते थे। चाहे मुस्लिम इन्वेडर्स हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे तुर्किश हो, ये सब 15, 20, 25,000 घुड़सवार के साथ आते थे। भारत के पास तो लाखों लोग थे उस टाइम पे, तो भी क्यों? क्योंकि भारत में वो एकता नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा को मदद नहीं करता था, उल्टा उसकी जेलस करता था। तो दूसरा हमें क्या, हमारे में से जेलस, ईर्ष्या, उसको निकालना है हर तरीके से। देखो, मुझे भी जेलस होती है, आपको भी होती होगी, एक टीचर को दूसरे टीचर की भी होती होगी, स्वाभाविक है ये। लेकिन ये जेलस ईर्ष्या को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें किस तरीके से राष्ट्र भावना हमारी प्रलिप्त करना, वो बहुत जरूरी है। तीसरा है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो सब बहादुर थे, वो सब कैपेबल थे, लेकिन एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे एक बाहर की सेना आक्रमण करती थी, उसमें 10, 15, 20,000 सैनिक थे, लेकिन दूसरा राजा उस राजा के पीछे से भी आक्रमण करता था कि ये हारना चाहिए, मैं जीतू या ना जीतू, लेकिन ये हारना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उस तरीके की जो मानसिकता वो उस समय के राजा में थी, वो अब नहीं होनी चाहिए। और ये काम सिर्फ राज्य का नहीं, हमारा भी काम है। जैसे मैंने बताया, नेशनल कैरेक्टर हमें डेवलप करना है, जेलस है उसको हमें कंट्रोल करना है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमें बनाए रखना है। उस टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। भारत आजाद हुआ तब हमें पता है कि भारत 500 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
और ये 500 से ज्यादा राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किए और ये सभी राज्य एक साथ 1947 में नहीं हुए। जैसे दीव दमन गोवा आपको पता है 1961 में, मणिपुर, जूनागढ़ हमारा 1 महीने के बाद 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ हमारे साथ आया। हैदराबाद 18 सितंबर को आया था 1947 में। तो ये सभी राज्य को इकट्ठा किया हमने और आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक झंडे का राज्य है। आज पूरे भारत में एक झंडे का राज्य है। कश्मीर भी आज टेक्निकली 5 साल पहले भारत में आया। कश्मीर भी पहले भारत के साथ टेक्निकली नहीं था, तो आज पूरे भारत में एक ही झंडे का राज है, तिरंगे का राज है, तिरंगे का राज है आज पूरे भारत में। तो हमें ये तिरंगा की आन बान और शान बनाए रखना, उसके लिए हमें नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना है, जेलस काम करना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बनाए रखना है, सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागृति, जो हमारा जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का हमारा मंत्र है कि आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इमोशनल और नेशनल सेल्फ अवेयरनेस। आप देश के लिए क्या कर सकते हो? हम सोचते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया वो सोचने का वक्त। चाणक्य ने 2500 साल पहले बोला कि किसी देश की या किसी घर की या किसी इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुर्जनों की दुष्टता नहीं होती है, सज्जनों की निष्क्रियता होती है। दुर्जनों की दुष्टता नहीं होती है, सज्जनों की निष्क्रियता होती है। अगर हम सज्जन हैं लेकिन निष्क्रिय है तो किसी काम के नहीं है। हमें भी सक्रिय होना है हमारे देश के लिए, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हमें भी सक्रिय होना है। तो दोस्तों, आज के दिन भारत ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके लिए बहुत से शहीदों ने अपने खून बहाया, बहुत सी मां ने अपने बेटे गंवाए, बहुत सी बहनों ने अपने भाई उसको न्योछावर किया है, बहुत से पिता ने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, तब जाके ये आजादी मिली है। इसलिए ये सबको क्या था? कुछ नशा तिरंगे की आन का था, कुछ नशा तिरंगे की आन का था, कुछ नशा देश प्रेम की शान का था, कुछ नशा तिरंगे की आन का था, कुछ नशा देश प्रेम की आन का था। हम लहराएंगे ये झंडे को हर जगह, हम लहराएंगे ये झंडे को हर जगह, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों। और अंत में मैं इतनी शुभकामना दूंगा हम सबको कि आज भारत और भी ऊंचा और भी खुशनसीब हो। आज भारत और भी ऊंचा और भी खुशनसीब हो। आज हर एक हिंदू विवेकानंद हो, हर एक हिंदू विवेकानंद हो और हर एक मुस्लिम कलाम हो, और हर एक मुस्लिम कलाम जैसा हो। फिर से आप सबको 78वें आजाद दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब आज का ये जो पर्व है वो आज के दिन के लिए सीमित ना रहे। हम हमारे कार्य में, हमारे रोज बरोज कि हमारे टीचिंग में, खास करके शिक्षकों को मैं बताऊंगा कि हमारे रोज बरोज की जो हमारी शिक्षा होती है उसमें किस तरीके से हम देश भावना को, राष्ट्र भावना को प्रज्वलित कर सकते हैं, राष्ट्र भावना को बरकरार रख सकते हैं, राष्ट्र भावना को और भी प्रलिप्त कर सकते हैं। वो आज के दिन का हमारा सबका प्रण होना चाहिए। वही ये शहीदों के
लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जो आज़ादी है हमारी, वो आज़ादी हम उसी तरीके से हम उसको शाश्वत रखेंगे। और भारत देश जो पहले सोने की चिड़िया था, वो फिर से सोने की चिड़िया होगा 2047 तक। आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया है कि भारत में से 40 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीब, उसको अगर हम ऊपर लेके आ सके गरीबी रेखा से, तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से भारत डेवलप कंट्री बन सकता है। और ये सब आप सबके योगदान से होगा, आप सबके कंट्रीब्यूशन से होगा। आप सबको फिर से 78वें आज़ाद दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभेच्छाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।